फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपनी साइकोलॉजी क्लास सेकंड देखेंगे। और सेकंड देखने से पहले आपको जो पुरानी चीज़ है वो मैं एक बार क्लियर कर दूं। पहली क्लास में हमने देखा क्या कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें, अर्थ और ये सब चीज़ें पढ़ा। अब कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो कर रहे हैं किसकी तैयारी, KVS की तैयारी, और KVS में साइकोलॉजी किस रूप में मिलता है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि जो KVS का हमें साइकोलॉजी पढ़नी है वो साइकोलॉजी नहीं है। एक तरह से साइकोलॉजी का जो पहली क्लास का कॉन्सेप्ट था वो इसलिए रखा गया था क्योंकि आपको साइकोलॉजी से अवगत होना ज़रूरी था। भले ही आप साइकोलॉजी ना पढ़ रहे हो KVS में, उसका नाम बदल के दूसरा कर दिया हो। क्या नाम है? आपने सिलेबस वाली वीडियो तो देखी होगी भाई। सिलेबस वाली वीडियो में आपको नाम भी पता चल गया होगा। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है यानी कि जो हमें पढ़ना है, प्रोस्पेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये जो किताब है एक तरह से ये पढ़नी है हमें, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि एजुकेशन क्या है और एजुकेशन के अंदर की चीज़ें क्या है। एजुकेशन के अंदर के बाद है हमारे, एजुकेशन के अंदर क्या आता है? एजुकेशन साइकोलॉजी, सॉरी, साइकोलॉजी के अंदर क्या आता है? एजुकेशन साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के बाद जो चीज़ें पढ़नी है हमें ये पढ़नी है। और ये आपके कितने नंबर की है? 40 नंबर की। यानी कि आज कौन सी क्लास है? क्लास नंबर सेकंड। और हमें क्या पढ़ना है? प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। तो बच्चों ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी थोड़ी समझ में, और हमारे पास कितना टाइम है? यानी कि फरवरी लास्ट तक का टाइम है। उसके बाद हमें करना है रिवीजन, यानी कि सीधे सीधे हमारे पास 60 दिन है। मार्च अप्रैल में आपका पेपर होने की संभावना है। तो उससे पहले हमें सारे टॉपिक क्लियर करने हैं, यानी कि सारे टॉपिक कवर करने हैं। इन 40 नंबरों में जितने भी इस किताब में क्या आ रहे हैं, टॉपिक आ रहे हैं। तो पहला टॉपिक यानी कि आज का जो यूनिट होगी वो होगी, पहली यूनिट हम लेके चलेंगे, यानी कि यूनिट के हिसाब से चलेंगे। यूनिट 1 में हम क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग, ठीक है भाई। क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग। ये है पहली यूनिट, यानी कि इस बुक की पहली यूनिट ये है। और आज का जो टॉपिक है, यानी कि आज का हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड, कौन सा पढ़ेंगे? डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये दो टॉपिक आज हमें क्लियर करने हैं। यानी कि इस तरह से हम धीरे धीरे सारे टॉपिक अपने कवर करते जाएंगे। अगर इस तरह से हम करेंगे तो हमारा सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। तो ये जो दो टॉपिक हैं आज हमें कवर करने हैं, और आज हमें इस चीज़ के बारे में जानना है कि इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। भाई आपने साइकोलॉजी पढ़ लिया, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ लिया, वो फंडा क्लियर हो गया कि एजुकेशन साइकोलॉजी भी कोई मायने, मतलब कोई इतनी भारी भरकम चीज़ नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज से हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, क्या है हमारा टॉपिक? क्या है? टॉपिक लिख लेते हैं हम, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ मैच्योरिटीनेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। डेव, देखिए पेन भी थोड़ा, डेवलपमेंट, ये चीज़ें पढ़नी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि आपको सबसे पहले लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या है? आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं, यानी ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं भाई।
आपने बीएड करी है, अब ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी नहीं पता होगा, तो फिर तो केवीएस का पेपर देना बेकार है। और केवीएस का पेपर देने से पहले आपने सीटेट भी पास किया है, सीटेट, तो फिर तो उससे बेकार बात है। तो इस तरह के काम मत करिए कि आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का सामना करना पड़े। चलिए ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या है, हिंदी अनुवाद है वृद्धि। और वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का सीधे सीधे अर्थ होता है कि वृद्धि शब्द एक तरह से प्रमाणात्मक, यानी कि जिसको हम क्या, जैसे आपके हैं ऊंचाई है, लंबाई है, भार है, जो परिवर्तन होता रहता है वो होती है वृद्धि। क्या होती है, वृद्धि जो होती है, यानी कि वृद्धि क्या है, वृद्धि है आपकी परिमाणात्मक। चलिए एक पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, जिससे ये आपके नोट्स में भी काम आ जाए। परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन जो होता है वो होती है वृद्धि। अब इसमें क्या होता है, उदाहरण के लिए आपको समझना होगा, जो आपके बालक की बड़े होने के साथ साथ उसकी लंबाई बढ़ती है, यानी कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लंबाई, यानी कि लंबाई, फिर आती है हमारी ऊंचाई, ठीक है, फिर आता है भार। ये जो चीज़ें होती हैं ये किस पे होती है डिपेंड, परिमाणात्मक परिवर्तन पर। और परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, वृद्धि। अगर आपसे कोई पूछे कि वृद्धि क्या होती है, परिमाणात्मक परिवर्तन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि शब्द से अभिप्राय क्या है, संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि का एक चरण है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि वृद्धि इम्पोर्टेंट है या विकास, तो विकास के अंदर ही वृद्धि आती है, यानी कि ये आपका विकास है और विकास के अंदर आती है वृद्धि, यानी कि वृद्धि के बिना विकास, सॉरी, विकास और वृद्धि दोनों साथ में चलती हैं। और वृद्धि विकास का छोटा एक तरह से पहलू है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, भार हो गया। फिर आता है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, यानी कि वृद्धि क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है वृद्धि विकास का एक चरण है, ठीक है। इसको, इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, यानी कि इसका क्षेत्र क्या है, सीमित है। भाई क्षेत्र सीमित हो गया, लंबाई होगी, ऊंचाई होगी, इतने तक ही सीमित रह गया। और विकास हो गया, विकास की कोई लिमिट नहीं होती, कभी भी कहीं भी विकास होता रहता है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये सीमित चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसका सीमित क्षेत्र होता है, यानी कि क्षेत्र क्या हो गया, सीमित हो गया, ठीक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या है वृद्धि, क्या है सीमित है। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि, आगे ये समझिए, वृद्धि जो होती है वो जीवन भर नहीं चलती, यानी कि आजीवन नहीं चलती। पूरे जीवन आपको, जैसे आप 0 से लेकर 100 साल जिए, तो 100 साल तक नहीं चलेगी वृद्धि, कुछ ही टाइम तक चलती है। और उसे इसलिए क्या कहते हैं, उसे कम यानी शॉर्ट टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि रुक कब जाती है, देखिए, वृद्धि शॉर्ट टाइम चलती है, यानी कि शॉर्ट टाइम चलती है। और वृद्धि जब शॉर्ट टाइम चलेगी तो वो कब रुकेगी, देखिए, जब बालक, यानी कि बालक के परिपक्व होने पर, भाई परिपक्व जब हो जाएगा वो, होने के साथ, यानी होने के साथ या होने पर, सीधे सीधे कुछ भी मान लीजिए आप, यह रुक जाती है। कब रुकती है, अगर आपसे कोई पूछे तो वृद्धि कब रुकती है, वृद्धि रुकती है जब बालक परिपक्व हो जाएगा। और बालक परिपक्व कब हो जाता है, जब उसमें समाज के गुण, आर्थिक गुण, नैतिक गुण, ये सब चीज़ें, जब सब चीज़ें आ जाती हैं तो वो हो जाती है वृद्धि का कॉन्सेप्ट, उसका ख़त्म हो जाता है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। भाई परिमाणात्मक समझ गए, परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, सीमित होती है, ठीक है। फिर आता है जीवन पर्याप्त तक नहीं चलती, यानी कि जीवन पर्याप्त नहीं चलती है, समझ में आ गया। सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। ये लाइन याद रख लेना, वृद्धि आप समझ जाओगे वृद्धि क्या है, और वृद्धि जीवन पर्याप्त नहीं चलती, ठीक है। ये आगे आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में होगा। अब आते हैं वृद्धि का नेक्स्ट चीज। देखिए वृद्धि जीवन पर्याप्त नहीं चलती, अब आती है वृद्धि। आप क्या वृद्धि को नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं, ग्रोथ को नाप सकते हैं, यानी कि आपकी जो ऊंचाई है, वजन है, शरीर का भार है, द्रव्यमान है, सूचकांक है, ये सब चीज़ें नाप सकते हैं। तो क्या हो गया कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट तो जो कॉन्सेप्ट हो गया, वृद्धि को मापना आसान है, यानी कि वृद्धि को मापा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अब क्या चीज़ है, वृद्धि को मापा जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वृद्धि मापी जा सकती है, भाई सीधे सीधे बात लेके चलो। आप अ- अब तो रेलवे स्टेशन पर है नहीं, ठीक है। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जब आप जाते थे तो 1 रुपये का सिक्का डालते थे और अपना वजन नापते थे, तो वो वजन क्या है, वृद्धि कर रहा है। यानी कि आप 10 साल के हुए, 10 साल में आपका वजन था 40 kg, और अब जब फिर उसके बाद जब गए 15 साल में, जब ट्रेन से गए तो उस टाइम हो गया क्या, 45, यानी 45 या मान लीजिए, या 48 मान लीजिए, 48 हो गया। तो क्या हुआ, वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई किसकी, वजन की हुई, और उसको कैसे मापा आपने, मशीन से। तो इस तरह की, जैसे ऊंचाई मान लीजिए कोई 4 साढ़े 4 फुट का है, ठीक है, और उसकी एज बढ़ने के साथ वो 5 फुट का हो गया, तो क्या हुआ, वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो इतना कॉन्सेप्ट, यानी कि जैसे पीछे चलते हैं, वृद्धि क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन है, लंबाई ऊंचाई भार हो गया। वृद्धि विकास और के अंदर होती है वृद्धि, ठीक है। वृद्धि विकास इसका चरण होती है, यानी कि क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। फिर आता है वृद्धि जो, यानी कि सीधे सीधे वृद्धि शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि बालक के परिपक्व होने के साथ साथ ये रुक जाती है, जीवन पर्याप्त नहीं चलती। वृद्धि को मापा जा सकता है, और मापा क्या किस किस को जाता है, यानी कि मापा हम जाते हैं, ऊंचाई को नापते हैं, वजन को नापते हैं, शरीर के द्रव्यमान को नापते हैं, और इन सब चीज़ों को नापते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट। इतना जो लंबा चौड़ा हवा बना रखा था वो था यहाँ तक वृद्धि का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये समझ गए। अब आते हैं, आपको दो चीज़ और समझनी है, यानी कि अब इसके साथ साथ जब आप वृद्धि समझोगे तो वृद्धि के साथ साथ आपको क्या समझना है, विकास को भी समझना है। यानी कि अब लेके चलते हैं, जब आप ये समझ गए होंगे वृद्धि और विकास, ठीक है, वृद्धि और विकास, ठीक है। पहले विकास को समझ लेते हैं, फिर आपको मैं इसका डिफरेंस भी समझाऊंगा। देखिए विकास क्या है, अब विकास कोई पढ़ रहा होगा तो वो विकास नहीं है भाई। विकास का मतलब नाम भी होता है, और विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। यानी कि विकास जो है एक गुणात्मक प्रक्रिया है या मात्रात्मक। चलिए पहले अभी मैं आपसे पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि विकास क्या है, गुणात्मक प्रक्रिया है या मात्रात्मक प्रक्रिया। चलिए वृद्धि का आपको मैंने बताया कि वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, यानी कि उसे मापा जा सकता है, और मात्रात्मक परिवर्तन भी होता है उसमें। तो विकास क्या हो गया, आप खुद ही सोचिए, विकास क्या हो गया, गुणात्मक पहलू है एक तरह से। यानी कि एक व्यक्ति के दोनों, यानी मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक पहलू को भी करती है वो, क्या, वृद्धि मात्रात्मक होती है, और क्या, विकास क्या होता है। तो विकास यानी कि वृद्धि के बारे में समझ लिया, अब विकास के बारे में सोचते हैं। विकास जो है सीधे सीधे आपको समझ में नहीं आया होगा, तो अब मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए विकास क्या है, विकास है गुणात्मक,
एक तरह से गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वो होता है विकास का, यानी जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो होता है विकास का, और वृद्धि का क्या होता है, मात्रात्मक, यानी कि एक तरह से परिमाणात्मक या फिर मात्रात्मक, कुछ भी कह लीजिए, वो होगा वृद्धि में। ठीक है। और विकास का कॉन्सेप्ट जब आप समझेंगे तो विकास के बारे में एक ही चीज़ समझ लेना, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ये क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है कि विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और वृद्धि क्या थी, एक शॉर्ट टाइम के लिए थी। तो ये सब चीज़ें समझिए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट विकास में ये है, क्या विकास को, अब आपसे पूछा जाए कि विकास को मापा जाता है या नहीं मापा जाता, भाई जब मापा ही यानी कि विकास, वृद्धि को मापा जाता है, विकास को नहीं मापा जा सकता, यानी कि विकास क्या है, एक तरह से मापना कठिन है, यानी कि विकास को मापना कठिन है। ठीक है, कठिन है। अगर आपसे कोई पूछे कि विकास को माप के दिखाओ, तो विकास आप कभी नहीं माप सकते, वृद्धि को माप सकते हैं। चलिए आगे अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या कॉन्सेप्ट है। विकास यानी कि यहाँ तक का विकास का कॉन्सेप्ट समझ गए कि विकास क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और मापना कठिन है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे समझते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ मैं आपको विकास के बारे में, यानी कि अभी विकास के बारे में ही समझ रहे हैं, फिर आखिरी में आपको डिफरेंस करके भी बताएंगे विकास क्या है। चलिए विकास को ही लेके चलते हैं। विकास जो है, विकास की दिशा, यानी कि विकास एक दिशा में चलता है, या फिर आपसे एक और क्वेश्चन समझते हैं, आपसे कोई पूछे कि विकास क्या है, विकास एक दिशा में चलता है या फिर एक दिशा में नहीं चलता, तो ये सब चीज़ें आपको, तो कॉन्सेप्ट क्या है, विकास की दिशा, यानी कि आपसे जब पूछे विकास की दिशा, तो आपने कहीं ना कहीं क्या सुना होगा कि जो बच्चा होता है उसका क्या बनता है, यानी कि पहले बच्चे का सर बनता है, यानी कि सर से पैर की प्रक्रिया जो होती है वो इसमें आ जाएगी विकास की दिशा में, यानी कि विकास किस दिशा में चल रहा है, एक दिशा में चल रहा है, तो ये हो गया विकास की दिशा। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट हमारा आता है निरंतरता का विकास, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया क्या होती है, वो होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। आगे चलते हैं, देखिए। ठीक है, विकास क्या होगा, निरंतर चलने, विकास का क्रम होता है, विकास का क्रम है। ठीक है, एक क्रम से चलता है, यानी कि अब आपसे कोई कहे कि पहले पैर आ गए, सर नहीं आए, यानी कि सर पहले सर ही आएगा बच्चे का, धीरे धीरे जैसे एक 9 महीने में बच्चा होता है तो पहले एक इस तरह का भाग होता है, फिर उसका छोटे 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 धीरे धीरे सर से पूरा उसका यानी कि एक तरह से बच्चा बनना शुरू हो जाता है, जिसे आप कहते हैं क्रम। ठीक है, पहले जैसे वो तीसरा महीना, चौथा महीना, इस तरह से सब चीज़ें चलती चल जाएंगी। जैसे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी कि विकास की गति, यानी कि विकास की गति वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, विकास की गति में व्यक्तिगत, सॉरी, इरेजर, ऑफलाइन में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप होते नहीं हो और थोड़ा सा इंटरेक्शन कम रहता है। व्यक्तिगत भिन्नता, और ये सब जो टूल हैं ये चलने कभी कभी बंद हो जाते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता आ जाएगी। फिर आएगा कॉन्सेप्ट क्या, नेक्स्ट है परस्पर संबंध, फिर है समान
प्रतिमान, एक समान प्रतिमान होगा, और उसके बाद क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया और वंशाणुगत और वातावरण। यानी कि हमें जो पढ़ना है वो है इसके बाद सीधे सीधे सामान्य से विशिष्ट और, हाँ सामान्य से विशिष्ट है, पांचवा मान लीजिए, सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, और इसके जो पांचवा है वंशाणु क्रम और वातावरण। आपके विकास में ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये सारी चीजों के हिसाब से ही क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं विकास के जो दो पहलू हैं, यानी कि दो आधार क्या हैं उसे समझ लीजिए। देखिए विकास के आधार, तो विकास के दो आधार कौन है, दो हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो दो है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये आपका है विकास। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा, वंशाणु क्रम और वातावरण जो इफेक्ट डालता है वो विकास पर वंशाणुक्रम और वातावरण डालता है। तो यानी कि एक व्यक्ति में वंशाणुक्रम में वह सभी शारीरिक बनावट, एक तरह शारीरिक बनावट क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, शारीरिक बनावट विशेषताओं को और क्रियाओं को, क्षमताओं को सम्मिलित कर रखती है, और उसके माता पिता से जो उसके गुण आते हैं वो होता है वंशाणुक्रम। फिर आता है वातावरण, यानी कि वातावरण आ जाएगा। वातावरण क्या है, जो उसके आसपास जो चल रही हैं चीज़ें पर्यावरण की तरह से। पर्यावरण और वातावरण सेम ही चीज़ है, जैसे पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वातावरण एक व्यक्ति के सभी जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, और साइकोलॉजी की दृष्टि से हमें वातावरण समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको विकास सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, विकास की अवस्था कौन सी है, अब आते हैं विकास की अवस्था पर। ठीक है, अगर विकास की अवस्था नहीं पता होंगी तो आपको दिक्कत हो जाएंगी, और विकास की अवस्था को भी समझ लेंगे। पहले हम इसका डिफरेंस कर लेते हैं, फिर आके चलेंगे विकास की अवस्था पर, क्योंकि ये है लंबा टॉपिक और आपको विकास और वृद्धि के डिफरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा, विकास और वृद्धि में अंतर। अब ये तो आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे भाई कि अंतर क्या है, अंतर क्या है भाई। अब भी नहीं बता पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने इसी इतनी आसान तरीके से पढ़ाने के बाद भी चीज़ों को नहीं समझा भाई। सीधे सीधे है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि क्या है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वाली प्रक्रिया है। ये एक सीमित समय तक चलती है, यानी कि कब तक चलती है, आपको मैंने पहली उसमें लिख कर बताया है, यानी कि पहले पेज पर लिख के बताया, क्या बताया कि ये जब तक व्यक्ति परिपक्व नहीं होता, यानी कि सीधे सीधे चलो परिपक्व भी नहीं कहे, अजीवन प्रक्रिया है। ठीक है, अजीवन मान लीजिए, आजीवन मान लीजिए, चलिए आजीवन प्रक्रिया है, और ये सीमित समय तक चलती है। ठीक है, आजीवन नहीं चलती। ठीक है, ये इतना शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, डिफरेंस कर रहे हैं जब हम। चलिए फिर क्या आती है, इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण आपको पता ही है क्या क्या है। इसमें है भार हो गया, ऊंचाई होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि ये क्या है,
ये है आपका परिमाणात्मक परिवर्तन होता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गुणात्मक गुणात्मक परिवर्तन होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो मात्रात्मक परिवर्तन किसमें होता है, इसमें, और गुणात्मक परिवर्तन किसमें होता है, इसमें। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बता दी, गुणात्मक परिवर्तन बता दी। विकास और वृद्धि में जो वृद्धि शब्द होगा, यानी कि वृद्धि जो होगी वो विकास के बिना नहीं चलेगी, यानी कि विकास देखिए देखिए देखिए, ये उल्टा लिखा गया, हमारा विकास इधर था, तो ये क्या है, चलिए ये है गुणात्मक परिवर्तन, और ये क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन। आप क्लास कर रहे हैं और आप भी इस चीज़ की थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। यानी कि ये हो गया, ठीक है। विकास जो है वह वृद्धि के बिना, यानी कि उससे के बिना चल सकता है, वृद्धि के चल सकता है। और वृद्धि क्या है, वृद्धि आपकी जो है वो विकास के बिना नहीं चल सकती, यानी कि विकास, इसे और आसान करते हैं, वृद्धि के लिए विकास महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं, छोटा सा डिफरेंस में। इसमें क्या आएगा, विकास में क्या आएगा भाई, विकास जो होगा आपकी एक तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, क्रिया, कुशलता, व्यवहार, प्रगति, एक तरह से, यानी प्रगति आ जाएगा इसमें। और इधर क्या आएगा उदाहरण में, इधर आएगा आपकी ऊंचाई, लंबाई, आकार, ठीक है। ये था आपका डिफरेंस, यानी कि यहाँ तक का जो डिफरेंस था वो आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे का कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है। चलिए अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विकास की अवस्थाएं। एक मिनट रुकिए, मैं सही कर लूँ, हाँ अब ठीक है, स्क्रीन ठीक चल रही है। विकास की अवस्थाएं, ये होती है विकास की अवस्थाएं। यानी कि विकास की अवस्थाएं कौन सी है, विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको आप किस तरह से मान के चलेंगे। अगर हम अलग अलग साइंटिस्टों के हिसाब से लेके चलें तो विकास की अवस्थाएं सब ने अलग अलग बताई, किसी ने 4 बताई हैं, किसी ने 3 बताई हैं, किसी ने 8 बताई हैं। तो उन सबको लेके चलने का अलग अलग महत्व है। तो हमें क्या पढ़ना है, विकास की अवस्थाएं, और विकास की अवस्थाएं में हम सीधे सीधे लेके चलेंगे 4, ठीक है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं, सबसे पहली आती है हमारी शैशव अवस्था, यानी कि शैशव अवस्था। तो ये कब से है, जन्म से 6 वर्ष तक। फिर आती है बाल्य अवस्था, यानी कि बाल्य अवस्था, ये कब से कब है, ये है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर आती क्या है, किशोरी अवस्था, यानी कि किशोरीय
अवस्था। और ये कब तक है? ये है हमारी 12 से 18 वर्ष तक। इसके बाद क्या आती है? वयस्क अवस्था। यानी कि वयस्क अवस्था कब है? 18 के से मृत्यु तक। इसमें पेन में क्या हो गया? मृत्यु तक। ठीक है, ये आपको समझना होगा। और जो हमारे स्कूल लेवल तक है वो यहाँ तक है, ये हमें पढ़नी है। यानी कि हमें केवीएस में ये दो पढ़नी है, बाल्यावस्था और किशोरी अवस्था। ठीक है, और हमें और साइंटिस्टों के हिसाब से या फिर इस तरह से लेके चलें तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है विकास और वृद्धि के विकास और वृद्धि के विभिन्न आयाम। यानी कि विभिन्न आयाम जो है वो पता होना चाहिए, या फिर या पक्ष, आपको पक्ष। तो वो कौन से हैं? शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या आएगा? आप खुद बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए, सामाजिक विकास, और चौथे नंबर पे क्या आएगा? चलिए, इसमें से लिख के बताता हूँ, जल्दी बताइए भाई। संवेगात्मक विकास, यानी कि संवेगात्मक विकास। पांचवें नंबर पे क्या आएगा? नैतिक विकास, नैतिक या चारित्रिक। देखिए, चारित्रिक विकास, ये जो है क्या है? वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम या पक्ष हैं। अब एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। चलेगी, पहला लेके चलते हैं हम, पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ घोच मोच हो जाएगा नहीं तो कलरों में। ठीक है, जब हमारे पास पेन है तो पेन का कलर चेंज करिए ना। पहला आता है शारीरिक विकास, यानी कि शारीरिक विकास के बारे में पता होना चाहिए। अब शारीरिक विकास में क्या है? उसकी बाहरी ऊंचाई में परिवर्तन, आंतरिक अंगों में परिवर्तन, यानी मानसिक विकास, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी किसमें? उसके शारीरिक विकास में। ठीक है बच्चों, चलिए, शारीरिक विकास में एक तरह से उसके जो ऊंचा वजन, लंबाई, हड्डियाँ, ये सब चीज़ें आती हैं किसमें? सर व मस्तिष्क। बाल्यावस्था में एक तरह से वजन, लंबाई, यानी कि सब अवस्थाओं में लेके चलें तो निम्न निम्न अवस्थाओं में हमें लेके चलना होता है अलग अलग। फिर क्या आता है? मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होगा? जब वो पहले शब्दों को बोलना सीखेगा, कान, नाक, आँख, इनको संवेग होगा, इस तरह से चलते चल जाएंगे। यानी कि आपको शारीरिक विकास में क्या होएगा भाई? शारीरिक विकास क्या होता है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे लगे कि शारीरिक विकास क्या होता है, तो और शारीरिक विकास में चीज़ें कैसे कैसे होंगी, हमने कौन सी अवस्था पढ़ी? देखिए, पीछे लेके चल लेते हैं हम। 4 अवस्था पढ़ी, तो चारों अवस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक और चारित्रिक विकास भी आएंगे। तो अगर हम चारों अवस्था में लेके चलें तो चारों अवस्था में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई? सीधे सीधे लेके चलो भाई, एक एक अवस्था उठा लो, और एक एक अवस्था में शारीरिक विकास भी होगा, उसका मानसिक विकास भी होगा, चारित्रिक विकास भी होगा, और ये सब चीज़ें आएंगी। पहला कौन सा है भाई? पहली अवस्था ही नहीं पता आपको? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, यानी कि उसकी शैशव अवस्था। और इसमें क्या होगा? बच्चा जो होगा छोटा होगा, और छोटा होगा कितना कितना होगा? 20 इंच, इतना मतलब उसका छोटा कद में छोटा होगा, पाउंड में होगा। वजन कितना होगा? 6-8 पाउंड, या
5 वर्ष तक उसका 38 या 40 के आसपास 40 पाउंड मान के चलते हैं हम, तो इतने सब कुछ होंगे। और फिर लंबाई उसकी मुश्किल से मान के चलते हैं 80 सेंटीमीटर होगी। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा भाई, जब बच्चा होगा शैशवावस्था में लेके चलते हैं, तो शैशवावस्था देखिए शारीरिक विकास में हमने ये देख लिया। अब इसमें अवस्थाओं के हिसाब से भी समझ लेते हैं। पहले कौन सी है, शैशवावस्था। शैशव अवस्था, और ये कब तक थी हमारी, 0 से 6 वर्ष। तो इस टाइम क्या होगा शारीरिक विकास बच्चे में, भाई उसकी जब वो पैदा होगा तो कुछ ही ग्राम का होगा, कुछ ही ऊंचाई होगी, कुछ ही लंबाई होगी। यानी कि वजन उसका कितना होगा, मान के चलिए उसका वजन है हमारा अप्रोक्स बच्चे का जब बच्चा छोटा बच्चा होता है उसका 7 से 8 पाउंड मान के चलते हैं हम, 7 से 8 पौंड जिसे कहते हैं, पौंड का बच्चा होगा। यानी कि वजन कितना होगा उसका, इतना होगा, वजन इतना होगा। और लंबाई कितनी होगी, लंबाई मतलब मैक्सिमम हम छोटे बच्चे की ज़्यादा लंबाई ऊंचाई नहीं मान के चलते, 90 इंच, 90 इंच की, हाँ इतना ही होगा 90। और कितनी होगी लंबाई, कितनी हो जाएगी उसकी, छोटा ही बच्चा होगा 90 इंच के बराबर होगी। इंच या सेंटीमीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट के लिए हड्डियाँ होंगी, हड्डियाँ देखिए हड्डियाँ कितनी होती हैं, और हड्डियाँ के मामले में 300 प्लस हड्डियाँ होती है बच्चे में। ये जो गुण हैं और ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी। 306 सॉरी 206 हड्डी कब बनती है, जब वो अच्छा एक तरह से एडल्ट टाइप में बन जाता है। पहले उसकी जन्म के टाइम पे हड्डी 300 करीब होती है। मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है। यानी कि मानसिक भार कितना होगा, बच्चे का सर का जो होता है जन्म के समय शारीरिक यानी सर की लंबाई का 1/4 भाग होता है। इस तरह से होता है वजन, ठीक है। और फिर आते हैं, इसके बाद आता है कौन सा, इसके बाद आता है बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। इसके बाद आती है कौन सी, बाल्यावस्था। आपको ये अवस्थाएं याद रखनी है, और अवस्था भूल गए तो सब चीज़ भूल गए। तो बाल्यावस्था में क्या है, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। अब इस टाइम भाई 6 वर्ष से 12 वर्ष उसमें चले गए तो क्या होगा, लंबाई भी बढ़ेगी, वजन भी बढ़ेगा, दांत भी बढ़ेंगे, और उसकी सब चीज़ें बढ़ती चल जाएंगी। यानी कि ये सब चीज़ें होती हैं बढ़ने के बाद। फिर आता है मस्तिष्क भी बढ़ेगा, उसके दांत भी बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 32 जो दांत होते हैं, यानी कि 32 जो दांत होते हैं, दांतों की जो संख्या होती है वो किस समय और किस एज में होती है। शारीरिक विकास ही तो है भाई, ना मानसिक है, ना सामाजिक है, ना संवेगात्मक है, ना अत्यैतिक, ठीक है। तो ये होगा शारीरिक विकास में आएगा 32 दांत, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर आता है किशोरी अवस्था, यानी कि उसकी आएगी, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए इसके बाद क्या आएगा, किशोर ये अवस्था। तो किशोरी अवस्था में क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो जाएंगी, उसका वजन भी हो जाएगा, लंबाई यानी कि वजन आ जाएगा सब, उसमें लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा, और दांतों में परिवर्तन आ जाएगा, मस्तिष्क में परिवर्तन यानी सर में बड़ा हो जाएगा, उसका कितने ग्राम का हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि किशोर अवस्था का यानी किशोर में जब बच्चा होता है तो उसका सर का भार या कितने का होता है, अप्रोक्स मान के चलिए 1400 ग्राम का होता है। यानी कि 1400 ग्राम का होता है मस्तिष्क। और उसमें क्या परिवर्तन आ जाएंगे, वो दौड़ना या फिर उसमें जो शारीरिक परिवर्तन है वो सारे हो जाते हैं किशोरी अवस्था में। फिर आते हैं क्या है, मस्तिष्क आती है, मस्तिष्क में सारे परिवर्तन हो जाएंगे। इस तरह से चलते चल जाएंगे। यानी कि अगला जो टॉपिक है हमारा मानसिक विकास। यानी कि चलिए एक पेन और ले लेते हैं।
अब आता है हमारा क्या, मानसिक विकास। तो मानसिक विकास में आपको पता ही है क्या होगा। मानसिक विकास में बच्चे के मन से सारी रिलेटेड बातें शुरू हो जाएंगी। चलिए इसे पीछे लिख लेते हैं, मानसिक विकास। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, देखिए ये अब हमें पढ़ना है मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या होगा, मानसिक विकास में फिर इसी हिसाब से शैशवावस्था में मानसिक विकास का कम होगा उसमें, और वो सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। यानी कि वो रोता होगा, उसके संवेग कितने होंगे, छोटे से होंगे। और छोटे बच्चे के जो संवेग होते हैं, यानी कि रोना, झिंझाना, एक तरह से इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। फिर आता है सामाजिक विकास। भाई सामाजिक विकास, चलिए ये सब चीज़ें मैंने बता दिया कि वो इस तरह से लेके चलेगा। फिर आता है सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास में आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक विकास में क्या है इम्पोर्टेंट। आपसे कोई पूछे बच्चे का सामाजिक विकास और शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, कि चलिए एक कलर लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं इस बार, सही से कलर है भाई। हाँ, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास आएगा। सामाजिक विकास क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए आप सब कहाँ रह रहे हैं। यानी कि आप जो हैं, घर कहाँ है आपका, मान लीजिए किसी का दिल्ली में घर है, और दिल्ली कहाँ है, इंडिया में। इंडिया क्या है, एक पूरा कंट्री है, और वो आता है समाज में, और हम रहते हैं समाज में, स्कूल जाते हैं समाज में, रहते समाज में, खेलते समाज में, एक तरह से खाना समाज में खाते हैं, कपड़े समाज, मतलब जो सारी चीज़ें हैं वो समाज से रिलेटेड होती है। और जो समाज के जो प्राणी हैं, यानी कि समाज को चलाने वाले प्राणी कौन है, हम आप ही समाज को चलाने वाले प्राणी हैं। इसलिए सामाजिक विकास इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। सामाजिक विकास में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी बच्चे की, सामाजिक विकास में उसका जो वो दैनिक जीवन में जी रहा है, स्कूल में परिवर्तन हो रहे हैं। शैशवावस्था में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बच्चे का जो क्या होता है, बच्चे की सामाजिक विकास कैसे होता है। भाई आपने देखा होगा कि जो उसकी माँ होती है, सबसे पहले उसके पास रहती है। पहला जो सामाजिकरण का सूचक है उस बच्चे का, यानी कि 0 डे 1 का, वो उसकी माँ है, और वही उसका सामाजिक विकास करेगी। फिर उसके पिता, फिर उसके परिवार, फिर उसके मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, वो बड़ा होता चल जाएगा। भाई 0 1, यानी कि 0 डे 1 में उसकी क्या है, मदर है उसके पास में। फिर आएगा डे 1, फादर भी आ गए, यानी कि पापा आ गए उसके। फिर उसके बाद सारे रिलेटेड आ गए, यानी कि रिलेशन में आ गए। यानी कि इस तरह से चलते चल जाएंगे, और रिलेशन के बाद उसके चाचा, ताऊ, नाना, नानी सब आ जाएंगे। तो ये हो गया, यानी कि वो जुड़ता जितना चल जाएगा। भाई ये सब कौन है, ये समाज के हिस्से हैं, और समाज के हिस्से हैं तो वो बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं, समाज में लेके जा रहे हैं। और समाज में लेके गए तो क्या हो गया, वो सामाजिक प्राणी हो गया। यानी कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। हमने कौन से कॉन्सेप्ट कर लिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। अब आता है नैतिक विकास पढ़ना है, और आपको संवेगात्मक विकास पढ़ना है। भाई नैतिक और संवेगात्मक, यानी कि नैतिक और संवेगात्मक, यानी नैतिक चारित्रिक हो गया, और संवेगात्मक। पहले हमने संवेगात्मक लिखा होगा, देखिए पहले देख लूँ मैं। हाँ, संवेगात्मक लिखा होगा तो संवेगात्मक को ही पढ़ते हैं। चलिए आगे अगला पेज खोल लिया हमने। तो अगला पेज में अगला पेन यूज़ कर लेते हैं, जब पेन बहुत सारे हैं हमारे पास। चलिए ये यूज़ कर लेते हैं। तो अगला क्या है, संवेगात्मक, यानी कि संवेगात्मक विकास। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि संवेगात्मक क्या होता है, तो संवेगात्मक का मतलब आप मुझे एक लाइन में बता दीजिए कि संवेगात्मक क्या होता है। और संवेगात्मक से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरी अवस्था और वयस्क अवस्था का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझना पड़ेगा। इसको एक तरह से मैं तब तक लिख लेता हूँ, चारों अवस्था। आप कमेंट सेक्शन में कोई मुझे एक डिटेल में बता दें, मैं कमेंट पढ़ लूँगा बाद में कि आपका कमेंट क्या आया है।
जितने में मैं आपकी अवस्था का नाम लिखता हूँ। चलिए ये थोड़ा सा है कोई कमेंट करने वाला? करा है किसी बच्चे ने? पता नहीं मुझे तो करा भी है कि नहीं। शायद कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि उसे यही नहीं पता संवेगात्मक अवस्था या संवेगात्मक विकास होता क्या है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, यानी कि मैं पहले अवस्था लिख लूँ सारी की सारी। चौथा वयस्कावस्था, ठीक है भाई, ये ना स्पेलिंग, हाँ हाँ ये स्वस्थ। चलिए अब आपको ये इनको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पेन ले लेते हैं हम। चलिए आपका भाई बहुत सारे कलर हैं, इसमें से ये उठा लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं हम, ये वाला पेन ले लेते हैं। डन। और पेन में हम ले लेते हैं पिंक, ले लेते हैं। चलिए नहीं तो ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है। किशोरी अवस्था यानी कि सॉरी शैशव अवस्था, ये कब से है? 0 से 6 वर्ष तक की है। अब 0 से 6 वर्ष आपको ये तो याद ही रहेगा भाई, इतनी बार पढ़ लिया, 0 6 0 6 0 6 0 6, फिर 6 12 6 12 6 12 6 12 12 18 12 18 और फिर 18 डेड 18 डेड 18 डेड। याद रखना 0 6 6 12 12 18 और फिर क्या है 18। 18 के बाद जब चाहे भगवान उठा ले, यानी कि मृत्यु। 18 के बाद से मृत्यु। ठीक है। अब आता है शैशवावस्था की पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट, यानी कि पहला संवेग कब होंगे भाई? सबसे पहला जब डे 1 में बच्चा क्या होता है तो वो रोना हंसना जानता है? नहीं, रोना जानता है। और रोने का भी वो उसे भूख लगेगी तब रोएगा, उसे सुसु लगेगी तब रोएगा, पोटी लगेगी तब रोएगा, यानी कि उसे खाना की भूख लगेगी तब, ठंडी लगेगी तब, सर्दी लगेगी तब, गर्मी लगेगी तब, हगना होगा तब, पेशाब करना होगा तब, यानी कि जब भी उसे कुछ भी चीज़ कर अपनी मम्मी से बात करनी होगी तब क्या करेगा? रोएगा। यानी कि उसके संवेग जो हैं वो क्या है? रोने पे डिपेंड है। यानी कि उसके जो संवेग हैं वो किस पे आधारित है? रोने पर। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चा क्रोध कब करने लगता है, तो वो क्रोध आता है उसमें 3 माह में। यानी कि क्रोध का कॉन्सेप्ट का वो डेवलप होगा। पहले भाई रोना सब हो गया, अब 3 माह में क्रोध आ गया, फिर 4 माह में परेशान होगा वो, यानी कि 4 माह में क्या होगा? परेशान होना शुरू हो जाएगा। फिर 5वें में भय, 10वें में प्रेम और ईर्ष्या, खुशी और प्रशंसा 2 वर्ष के बच्चे में। आपने देखा होगा कि जो 2 वर्ष का बच्चा होता है, अगर उसी टाइम उसका भाई या बहन पैदा हो जाए तो उसमें क्या एक तरह से खुशी भी होगी, प्रशंसा भी होगी और उसे गुस्सा भी आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? उसका प्यार छिन गया। तो ये सब चीज़ें आती हैं संवेगात्मक विकास में। फिर आती है बाल्यावस्था की बात। बाल्यावस्था में आपने देखा होगा प्रत्येक जो होता है वो घृणा, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि क्या आ जाएंगी? सेकंड वाले में पेन चेंज कर लेता हूँ मैं भी, एक पेन से लिखना सही नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा क्या? प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, ये सब चीज़ आएगी। भय को प्रकट करना, यानी कि भय को भी प्रकट करना हो वाली बात हो जाएगी। और भावनाओं को प्रकट करने वाली बात भी आ जाएगी। भावना लिख लेते हैं, भावना प्रकट करना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर बाल्यावस्था में। अब आता है किशोरी अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकंड नाम जो आपको पता होना चाहिए, किशोरी अवस्था को कहते हैं तूफान की अवस्था।
याद रखना, तूफान की अवस्था किशोरी अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ पर समय समय पर क्रोध, सबसे ज़्यादा जो क्रोध आता है वो इसी टाइम आता है, और इस टाइम बच्चों में क्रोध जो होता है सबसे हाई पावर रहता है, यानी कि हाई पावर जो होता है किसका, क्रोध का। इसी टाइम आप अपोजिट सेक्स के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं। जो लड़का होगा वो लड़की की तरफ भागेगा, और जो लड़की होगी वो लड़के की तरफ भागेगी। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक लड़का लड़की के साथ, लड़का जो यानी कि बॉय बॉय के साथ ही रहना पसंद करता था, और जो गर्ल थी वो गर्ल के साथ ही रहना पसंद करती थी। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो गर्ल होगी वो बॉय के संपर्क में आएगी, और जो बॉय होगा वो गर्ल के संपर्क में आना पसंद करेगा। यानी कि उनको एक दूसरे से प्रेम की भावना पैदा होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा हाई पावर का गुस्सा और प्रेम वाली बात जो होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि संवेग किस तरह के हो जाएंगे, देखिए संवेग किस तरह से डेवलप होते हैं, यानी कि एक तरह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है। ठीक है, फिर आज यानी कि वयस्क अवस्था में संवेग किस तरह के होंगे, वो कंट्रोल हो जाएंगे। यानी कि एक तरह से कंट्रोल हो जाएंगे। जब कंट्रोल हो जाएंगे तो यहाँ पर आकर कंट्रोल हो जाएंगे, उसमें प्रेम की भावना भी बैलेंस हो जाएगी, यानी कि कंट्रोल भी हो जाएंगे और बैलेंस भी हो जाएंगे। यानी कि प्रेम भी होगा बैलेंस में, ईर्ष्या भी होगी, क्रोध भी होगी, भावनाएं भी होंगी। ये सब चीज़ें 18 इस तरह हो जाएंगी। यानी कि संवेगात्मक विकास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बचा आपका, लास्ट बचा होगा क्या, देखिए फिर पीछे चलते हैं हम स्लाइड में अपने। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, यानी कि हमने सामाजिक विकास भी कर लिया, शारीरिक विकास भी कर लिया, मानसिक विकास भी। अब बचा हमारा नैतिक या चारित्रिक विकास। ठीक है, नैतिक या चारित्रिक विकास चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसी कलर से लेके चलते हैं, नैतिक विकास। ये है नैतिक विकास। नैतिक विकास में क्या है भाई, सबसे पहले शिष्यावस्था में आज्ञा पालन की भावना, यानी कि नैतिक विकास क्या आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले, चलो अभी पढ़ने से पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो शिष्यावस्था का बच्चा है उसमें नैतिक विकास होगा या नहीं होगा, भाई बताओ। आप भी बीएड करके निकले हुए हो, बहुत सारे बच्चे एमएड भी होंगे, तो आप ये बताओ कि जो छोटा बच्चा होगा, यानी कि शैशवावस्था का बच्चा लेके चल रहे हैं हम, और शैशवावस्था आपको पता ही है कब तक की है। शैशवावस्था अभी बताया था 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, और 18 के बाद जब तक मृत्यु ना होती है। तो 0 से 6 वाली जो शैशवावस्था है उसमें क्या नैतिक विकास होगा, जो चलिए बच्चे कह देंगे, हाँ अभी कह देंगे यहाँ इसे 6 नंबर को देख कर। चलो अब एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, कि जो 0 वर्ष का बच्चा होगा, यानी कि पहला दिन है आज, आज ही पैदा हुआ है वो बच्चा, क्या उसका नैतिक विकास होगा कोई, सोच के समझकर आसानी से। इतना आसान क्वेश्चन है भी और नहीं भी। क्यों आसान क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल देखेगा, रियल लाइफ पढ़ेगा, तभी इसका आंसर दे सकता है। तो चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो देख रहा है वो जरूर देना, कि नैतिक विकास में जो पहले दिन का बच्चा है, यानी कि डे 1 का आज ही पैदा हुआ है, उसके क्या नैतिक विकास होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो अब आती है शैशवावस्था की बात। यानी शैशवावस्था में आपको क्या करना आना है, उसको सामान्य नियमों का ज्ञान कराना है, कि बच्चा चोरी नहीं करती, इस सब चीज़ों से ये होता है, गलत चीज़ें हैं, ये जब नियम वाली चीज़ आ जाएंगी वो शैशवावस्था में आ जाएंगी। यानी कि नियमों का ज्ञान, ये आ गया इसमें। फिर आता है बाल्यावस्था में,
बाल्यावस्था में आपको पता ही है 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, अधिक सीखना होता है इसमें। न्याय, ईमानदारी, मूल्य, ये सब आ जाएंगे किस में भाई। नेक्स्ट क्या है, बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था में क्या आएंगे आपके, चलिए बाल्य अवस्था में क्या है आपको, न्याय, ईमानदारी और मूल्य, ये सब आएंगे। फिर आता क्या है हमारा किशोरी अवस्था। सही गलत भी इसी में आएंगे, हाँ सही गलत भी इसी में आएंगे अगर आपको लेके चलते हैं तो। और क्या आ जाएगा भाई, सही गलत, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आदर्श व्यक्ति यानी कि एक तरह से आदर्श व्यक्तित्व आ जाएगा, का चुनाव हो जाएगा उसमें। आदर्श व्यक्तित्व का भी आ जाएगा, आदर्श व्यक्तित्व। फिर आएगा किशोरी अवस्था यानी कि किशोरीय अवस्था। अब यहाँ पर तो फुल पावर में नैतिकता होगी, यानी कि फुल पावर में नैतिक विकास होगा। वो मानव धर्म को भी निभाता होगा, चारित्रिक गुणों का विकास भी हो जाएगा उसमें, संभावना भी हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएंगी यहाँ पर। मतलब चलिए इसे ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा उसमें, चारित्रिक गुणों का विकास भी हो जाएगा, मानव धर्म का भी पालन करेगा, समायोजन का अभाव होगा, यानी समायोजन का किसका अभाव होगा, समायोजन का अभाव। ठीक है, ये जो सब चीज़ें हैं ये थी हमारी इस तरह से इम्पोर्टेंट, यानी कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई, विकास समझ में आ गया और वृद्धि समझ में आ गई। और जो कौन सा टॉपिक था हमारा भाई, आपके सामने जो पहला टॉपिक यानी कि डेवलपमेंट का जो टॉपिक था वो सब समझ में आ गया होगा, यानी कि परिपक्वता और डेवलपमेंट, यानी कि एक तरह से विकास और परिपक्वता का यहाँ तक का जो टॉपिक है, ये जो नोट्स हैं। अब इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपको नोट्स ये जो लिखा हुआ है, चाहे इसमें A to Z कुछ भी लिखा हो, ये आपको मैं सेव करके या तो हमारी साइट पे, और साइट में फ्री नोट्स जो हैं वाले कॉलम में जैसी जाएंगे आपको ये मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। और इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको और समझना है, यानी कि आपको क्या, चलिए आगे चलते हैं। भाई KVS की पूरी साइकोलॉजी पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अब आपके सामने मैंने बता ही दिया है कि हमें यूनिट वाइज करना है और फरवरी तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अगर आप एक दिन में ये सोच रहे हो कि पूरा सिलेबस करा दो, मैं तो करा दूंगा, कुछ नहीं है। रोल ऑफ टीचिंग है, रोल ऑफ लर्नर है, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथोलॉजी है, क्लासरूम एनवायरनमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं। ICT पाईसीटी होंगी, वो सब चीज़ें मुश्किल से 6 घंटे सारी क्लास एक बार में रिकॉर्ड करके दे दूंगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा है। मैंने B.Ed भी कर रखी है, M.Ed भी कर रखी है, साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन भी है, काउंसलिंग भी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उसे पढ़ाने में। और दूसरी बात ये है, आप मेरे से डायरेक्ट वे में नहीं जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर दिक्कत आने की संभावना है। और जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, आज इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करो, दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको और समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो हम और अच्छे से सीख पाएंगे। तो आपने क्या सीखा, ग्रोथ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट और
यानी कि वृद्धि सीखी, विकास सीखा, परिपक्वता सीखी और वृद्धि के उसके कारक सीखे, पक्ष सीखे, ये सब चीज़ें सीख लिए। अब हमें उसके बाद सीखने हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। ये कल आपको कल की वीडियो में मिलेगा, यानी कि कल की वीडियो में क्या मिलेगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी यानी क्लास नंबर हमारी 3rd में क्या मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा टॉपिक जो है हमारा डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपको देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।